सर जब आप लाइव कर दें तो बस एक बार बता देना। ओके सर, आई एम स्टार्टिंग। Hello students, my name is Simpi Bansal. Good morning to all of you and let's start our class of business law. Last class में we were doing the Partnership Act, Limited Liability Partnership Act 2008, which is a very new concept and we have taken 2 classes of it. Now this is the 3rd class. Okay. This is the 3rd class and the last class of Limited Liability Partnership Act, in which we are going to do how to wind up an LLP and how to wind up an LLP and how to convert a different organization into LLP structure, like a partnership into LLP or the private company into LLP, or if you are owning a public company, then how you can convert it into an LLP. Okay, so this is our topic today. So let's start with the winding up and dissolution of LLP. ठीक है, LLP को आप किस तरीके से खत्म कर सकते हो, बंद कर सकते हो, आप करते हो या कोई कोर्ट करता है या आपने किसी के डेट पे नहीं की, किसी ने आपके ऊपर केस कर दिया, तो क्या-क्या तरीके हो सकते हैं एक LLP की एग्जिस्टेंस को खत्म करने का, क्योंकि LLP एग्जिस्ट करती है ऑन पेपर, रजिस्ट्रार के पास जो एक रजिस्टर मेंटेन करके रखते हैं वो LLPs का, उसमें आपका भी नाम है, तो हमें उस नाम को वहां से हटाना है। इसको बोलते हैं वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। ठीक है, तो ये किस तरीके से हो सकता है, क्या-क्या इसके मोड्स हैं और डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप में एक्चुअल डिफरेंस है क्या? ठीक है, सो लेट्स डू सम इंट्रोडक्शन। LLP comes to an end with the legal process of winding up and dissolution. तो ये किस तरीके से होता है? 2 तरीके होते हैं इसके, वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन। तो दोनों में मतलब आपको पता होना चाहिए, वो हम करेंगे अभी। वाइंडिंग अप का मतलब है इट इज अ प्रोसेस वेयर द लिक्विडेटर सेटल्स and distributes the assets of the entity amongst its creditors and shareholders. इसका मतलब है कि कोई एक आइडेंटिटी है या कोई एक एंटिटी है या फिर किसी को आप ऑर्गेनाइजेशन है या एलएलपी ही है, लेट्स से, ठीक है, इसमें सारे एसेट्स, मतलब अगर आपको कोई भी चीज बंद करनी है, कोई सपोज आपकी छोटी सी कोई दुकान है, उसे बंद करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? उसके सारी चीजों को बेच के, उसमें जो भी फर्नीचर है या तो उसे घर पे इस्तेमाल करके या उसे बेच के, या जो भी आपकी एसेट्स या जिस गुड्स में आप ट्रेड करते हो उसको सेल करके सारा खत्म करनी है चीजें, और जो भी आपके ऊपर जो लाइबिलिटीज है उनको चुकाना है। मतलब आपको रेंट दे रहे हो, वो रेंट का पूरा दे दिया, शॉप के एवज में कोई आपके क्रेडिटर्स हैं जिनको आपको पैसे देने, उनके पैसे वैसे दिए, मतलब सारी आपने अपनी लाइबिलिटीज खत्म कर दी, सारी अपनी आपने एसेट्स को बेच के अपनी लाइबिलिटीज खत्म कर दी। उसके बाद अगर कुछ लॉस होता है तो कुछ नहीं, अगर प्रॉफिट होता है तो सारे जो भी आपके पार्टनर्स हैं उसमें डिवाइड किया, और उसके बाद अगर आपकी रजिस्टर्ड फर्म है, रजिस्टर्ड प्रोप्राइटरशिप है, तो उसको आप अपने रजिस्ट्रार को या जहां पे भी आपने रजिस्टर करवा रखा है वहां पे आप इन्फॉर्म करते हो दैट वी आर डिसॉल्विंग इट। इसको बोलते हैं वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का बेसिकली मतलब है अपनी एसेट्स को बेच के, लिक्विडेशन, अपनी एसेट्स को बेचना और उनसे अपनी सारी लाइबिलिटीज को, सारे क्रेडिटर्स को, सारे शेयर होल्डर्स को या सारे पार्टनर्स को पेमेंट करना। दिस इज द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, वाइंडिंग अप का नेक्स्ट प्रोसेस होता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का सिंपल मतलब है जब आपका वाइंड अप प्रोसेस हो गया है, आप सारी एसेट्स बेच चुके हो, सारी आप अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर चुके हो, उसके बाद जो रजिस्ट्रार है उसके मतलब अपनी फर्म की एग्जिस्टेंस को खत्म करना ऑन पेपर्स, दिस इज नोन एज डिसोल्यूशन। वाइंडिंग अप में आपने एसेट्स और लाइबिलिटीज खत्म करी, डिसोल्यूशन में अपनी एग्जिस्टेंस खत्म कर दी ऑन पेपर्स। मतलब आप लीगल जो लीगल पेपर वर्क होता है अपने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करते हो दैट यस वी हैव वाइंडेड अप आवर, वी हैव सोल्ड आवर ऑल आवर एसेट्स, वी हैव paid off all our liabilities and now we want this LLP to come to an end। ठीक है, तो रजिस्ट्रार जब स्ट्रक ऑफ कर देता है आपकी LLP का नाम रजिस्टर से, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। ठीक है, या फिर जो ट्रिब्यूनल है, जो भी कोर्ट है, वो आपको ऑर्डर दे देता है कि हाँ नाउ दिस फर्म इज डिसॉल्व्ड, तो वो होता है डिसोल्यूशन। मतलब आपका ऑन पेपर जो आपकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। तो डिसोल्यूशन एक छोटा सा प्रोसेस है, वाइंडिंग अप एक बड़ा प्रोसेस है। मतलब आप समझ सकते हो, एसेट्स को बेचना, फर्नीचर आप बेचना चाहते हो 10,000 में, कोई 8 में खरीदना चाहता है, आप मतलब इस तरीके से बहुत सारी चीजों को बेचना है। क्रेडिटर्स को कहते हो कि भैया 10 नहीं है हमारे पास, 9 में सेटल करो, कोई करता है कोई नहीं करता है, किसी से झगड़ा होता है, मतलब बहुत सारी चीजें होती है। तो वाइंडिंग अप इज अ लॉन्ग प्रोसेस, डिसोल्यूशन इज अ शॉर्ट प्रोसेस। तो पूरा जो अगर आपको एग्जिस्टेंस अपनी LLP की खत्म करनी है तो पहली चीज है वाइंडिंग अप और उसके बाद आ जाता है डिसोल्यूशन। ठीक है, सो अभी वाइंडिंग अप आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो डिसोल्यूशन को, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, आफ्टर वाइंडिंग अप प्रोसेस इज कंप्लीट देन NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल,
मतलब जो कंपनीज को लेकर या फिर जो रजिस्टर्ड एलएलपीज हैं उनको लेके अगर कोई भी केस या कुछ भी है तो वो इस ट्रिब्यूनल में जाएगा, एनसीएलटी में जाएगा। ठीक है, ट्रिब्यूनल मतलब जो हमारा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनसे अलग एक चैनल है जो उन्हीं का ही काम करता है, कोर्ट का ही काम करता है, उसको बोलते हैं ट्रिब्यूनल्स। उनके पास इतनी सारी पावर्स नहीं होती जितनी हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स में होती हैं, और उतनी उतनी कम पावर भी नहीं होती। मतलब वो कोर्ट का थोड़ा, आप ये कह सकते हो, मतलब सिंपल टर्म में कोर्ट का काम करते हैं, लेकिन उनसे अलग है। और कोई भी एक इंसान कोर्ट में ना जाके एनसीएलटी के पास क्यों जाएगा? क्योंकि वो स्पेशलाइज है इस चीज में, वो जल्दी से निपटारा करते हैं इन चीज का। अगर आप हाई कोर्ट में जाते हो, लोअर कोर्ट्स में जाते हो, सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, तो वहां पे प्रोसेस टेक्स टाइम। तो ये ट्रिब्यूनल्स इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए होते हैं। अगर कंपनी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी दिक्कतें हैं, तो आप एनसीएलटी के पास जाओ, ना कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वहां टाइम ज्यादा लगेगा। एनसीएलटी में कम लोगों में काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो इसी एक ही पर्पस के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, सो इसीलिए जो कंपनी या एलएलपी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होती है ना, उसके निपटारे के लिए एनसीएलटी है। तो जैसे ही बाइंडिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है, एनसीएलटी को रिपोर्ट दी जाती है, और उसके बाद अगर एनसीएलटी को ठीक लगता है वो सब, तो वो एक ऑर्डर पास कर देता है कि डिसोल्यूशन, इस एंटिटी को डिसॉल्व कर दिया जाए, ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब है द एंटिटी सीजेस टू एग्जिस्ट एंड इट्स नेम शैल बी स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ आरओसी। तो जो भी एंटिटी जिसको डिसोल्यूशन का ऑर्डर आ गया एनसीएलटी के पास, उसी डेट से उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है ऑन पेपर्स। ठीक है, हमने पढ़ा था एलएलपी एक लीगल पर्सन है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी है इसकी, और वो उसी दिन पे, ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन के दिन पे ही आइडेंटिटी इसकी खत्म हो जाती है। सो दिस इज नोन एज डिसोल्यूशन। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। चलिए, after introduction, yes, how an LLP can be winded up, मतलब there are different modes, किस तरीके से आप इसको खत्म कर सकते हो। तो पहला है ट्रिब्यूनल अंडर एलएलपी एक्ट, या तो एलएलपी एक्ट में ट्रिब्यूनल के थ्रू हो जाएगा, या फिर इसका जो प्रोविजंस दे रखे हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 जो है, आईबीसी कोड बोलते हैं इसको, आईबीसी 2016 में दे रखे हैं। और उसमें आप आईपीसी को कब फॉलो करोगे? जब किसी क्रेडिटर ने कंप्लेंट कर दी है, आपने किसी क्रेडिटर की पेमेंट में डिफॉल्ट करा है। सपोज आपने अपना जो शॉप है रेंट पे ले रखी है, उसका आप रेंट पे नहीं कर रहे हो, लोन ले रखा है बैंक से, बैंक की ईएमआई नहीं दी, या किसी क्रेडिटर से उधार ले रखा है, उसको आपने पेमेंट नहीं करी, तो डिफॉल्ट, किसी भी पेमेंट में अगर आप डिफॉल्ट करते हो और वो पार्टी कंप्लेन कर देती है, तो आईबीसी के जो प्रोसेस आईबीसी में लिखा हुआ है, उस प्रोसेस के थ्रू योर एलएलपी विल बी वाइंडेड अप। दूसरा है, आईबीसी में ही लिखा है कि अगर आप वॉलंटरली वाइंड अप करना चाहते हो, मतलब अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, या फिर कह लो मैं जिसको देना चाहती, मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा, मैं किसी और चीज में इन्वॉल्व होना चाहती हूँ, तो मुझे अपनी एलएलपी बंद करनी है, तो ये होता है वॉलंटरली, मैं अपनी मर्जी से उसे बंद करना चाहती हूँ। तो ये तीन मोड्स हैं इसमें। अब देखो, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, वाइंडिंग अप बाय ऑफ एलएलपी बाय द ट्रिब्यूनल, मतलब जो एलएलपी एक्ट में किस तरीके से आप खत्म कर सकते हो अपनी एग्जिस्टेंस को एलएलपी, वो दे रखा है। इट इज गिवन इन एलएलपी एक्ट 2008 एंड द वाइंडिंग अप इज इनिशिएटेड बाय ट्रिब्यूनल फॉर द फॉलोइंग रीजन। तो यहाँ पे आपका कोई प्रोसेस नहीं है, आप एलएलपी हो, आप एलएलपी के पार्टनर हो, तो आपका कोई इनिशिएटिव नहीं है, ट्रिब्यूनल ही इनिशिएट करेगा। और वो कब करेगा? ये इसका जो प्रोसेस है, ये सेकेंड पॉइंट में है, द वाइंडिंग अप इज इनिशिएटेड बाय अ ट्रिब्यूनल फॉर द फॉलोइंग रीजन। किस लिए ट्रिब्यूनल वाइंड अप करता है आपकी एलएलपी को? एलएलपी वांट्स टू वाइंड अप एंड इट फाइल्स अ पिटीशन फॉर द सेम। जब एलएलपी कहती है, एलएलपी पिटीशन डाल देती है ट्रिब्यूनल में कि हमें वाइंड अप होना है, हमारे इसको खत्म करो एलएलपी की एग्जिस्टेंस को। या फिर लेस देन 2 पार्टनर्स इन एलएलपी फॉर मोर देन 6 मंथ्स। हमने आपको बताया था कि कम से कम एलएलपी की मेंबरशिप पार्टनर कितने होने चाहिए? एटलीस्ट 2, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो अगर 2 से भी कम पार्टनर हो जाते हैं और एलएलपी तब भी काम कर रही है, और इसे काम करते करते 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, मतलब एलएलपी रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है, तो भी क्या होगा? ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे देगा कि भैया इसे वाइंड अप करो। ठीक है, एलएलपी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और पब्लिक ऑर्डर। तो इंडिया की इंडिपेंडेंस को लेकर, इंडिया की इंटेग्रिटी मतलब उसकी एकता को, एकता में अखंडता और ये सब जो बोलते हैं, उसमें खतरा है एलएलपी का जो भी बिजनेस है। ठीक है, एलएलपी उसके खिलाफ काम कर रही है, इंडिया के खिलाफ काम कर रही है, किसी सुरक्षा के खिलाफ है हमारी इंडिया की कंट्री, या फिर पब्लिक ऑर्डर, मतलब लोगों में केओस हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों को एलएलपी की वजह से, पब्लिक ऑर्डर का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर का, तो इस केस में भी एलएलपी को अगर ऐसा लगता है कि जो इंडिया हमारी कंट्री के खिलाफ एलएलपी का कोई भी ऐसा काम है, तो उसमें भी एलएलपी को बंद किया जा सकता है, ट्रिब्यूनल इसे ऑर्डर दे सकता है। एलएलपी हैज नॉट फाइल्ड द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सोल्वेंसी और द एलएलपी एनुअल रिटर्न्स फॉर एनी 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स विद द रजिस्ट्रार। तो हमने पढ़ा था कि एलएलपी को हर साल अपनी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सोल्वेंसी रिपोर्ट देनी है, रजिस्ट्रार को सबमिट करनी है। तो अगर एलएलपी ये करने में भी फेल हो जाती है,
तो भी ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, वाइंडिंग अप का ऑर्डर उसे जारी कर सकता है, ठीक है। द ट्रिब्यूनल थिंक्स दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द एलएलपी शुड वाइंड अप, या ट्रिब्यूनल को किसी भी कारण से ऐसा लगता है कि एलएलपी को बंद करना ही ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है, उसकी मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है, वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम है, उनकी हेल्थ इश्यूज है, कोई भी रीजन हो सकता है, मतलब जो ऊपर के जो 4 पॉइंट्स है उसमें कवर नहीं हो रहा, ट्रिब्यूनल को तब भी लगता है कि ये खत्म होनी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो गलत है, तो भी ट्रिब्यूनल इसे खत्म कर सकता है, ठीक है। Once the process of winding up begins, a company is not allowed to pursue its business except in case if the LLP has to complete the liquidation and the distribution of the assets. जैसे ही वाइंडिंग अप का प्रोसेस स्टार्ट होता है, मतलब ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिए दैट दिस एलएलपी हैज टू बी वुंड अप, मतलब इसको वाइंड अप करना है, तो उसी डेट से, उस ऑर्डर की डेट से ही जो एलएलपी है, अब एलएलपी का लेट्स से बिजनेस है शू सेल करने का या फिर बैग्स सेल करने का, तो उसी डेट से वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकती, उसे अपना बस वाइंडिंग अप का प्रोसेस करना है, अपनी एसेट्स को बेचना है, अपनी लायबिलिटीज को खत्म करना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एलएलपी अपना बिजनेस तब कंटिन्यू कर सकती है वाइंड अप के प्रोसेस में भी, जब ये बिजनेस की वजह से वाइंड अप में हेल्प मिलेगा तो, ठीक है। मतलब लेट्स से मुझे अपनी एसेट्स को खत्म करना है, मेरे पास ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया है कि आपको वाइंड अप करना है। अब एलएलपी का लेट्स से जो बिजनेस है वो फुटवेयर सेल करने का है, तो एलएलपी ने क्या किया, उसके पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा है, तो उसे अपनी जो स्टॉक है, इसलिए एसेट हो गया, स्टॉक को खत्म करना है, तो क्या कर दिया उसने, 1 दिन की सेल लगा दी या 2 दिन की सेल लगा दी। इसको क्या बोलते हैं, ये जो काम है ये डिस्ट्रीब्यूशन या लिक्विडेशन ऑफ एसेट के लिए जरूरी है, तो ये वाइंडिंग अप में अलाउड होगा, मतलब समझ गए आप, वाइंडिंग अप के लिए सिर्फ बिजनेस अलाउड है जिसमें वाइंडिंग अप को हेल्प मिलेगी, वाइंडिंग अप के प्रोसेस में आप बिजनेस नहीं कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस केस में कर सकते हो जब उसे वाइंडिंग अप में हेल्प मिलेगी, ठीक है। Process of winding up by tribunal. ट्रिब्यूनल ऑन रिसीविंग पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप होल्ड्स हियरिंग, मे डिसमिस और अप्रूव। तो ट्रिब्यूनल को जब पेटिशन मिलती है किसी भी तरीके से, एलएलपी खुद देता है, इसका कोई क्रेडिटर देता है, ट्रिब्यूनल को लगता है, और उसके बाद हियरिंग होती है, मतलब जैसे कोर्ट में होता है ना, एक पक्ष ये बोल रहा है, दूसरा पक्ष ये बोल रहा है, तो वो पूरी हियरिंग होगी और उसके बाद ट्रिब्यूनल डिसाइड करता है कि वाइंडिंग अप का ये जो पिटीशन आई है इसे एक्सेप्ट करना है कि अप्रूव करना है। अगर अप्रूव कर दिया है ट्रिब्यूनल में, तो अब देखो सेकंड बॉक्स में, लिक्विडेटर विल बी अपॉइंटेड बाय द ट्रिब्यूनल इफ इट अप्रूव्स द वाइंडिंग अप। तो एक ट्रिब्यूनल क्या करेगा, लिक्विडेटर को अपॉइंट कर देगा अगर उसने वो पिटीशन को अप्रूव कर दिया है कि हाँ भैया वाइंड अप होना चाहिए। अब देखिए लिक्विडेटर क्या करेगा, ही शैल डिस्पोज ऑफ ऑल एसेट्स, सेटल क्रेडिटर्स एंड पे द डेट्स एंड एडजस्ट अमंग द पार्टनर्स। तो यहाँ पे लिक्विडेटर का काम होगा सारी एसेट्स को बेचो, जो भी पैसा आया उसको क्रेडिटर सेटल कर दो, जिसको जिसको भी पैसा चाहिए उसके उधार चुकाओ, उसके बाद सारे जो भी आपके पास आपके सिर पे लोन्स है सबको चुकाओ, मतलब सारी लायबिलिटीज को खत्म करो उस एसेट्स के पैसे से, उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो उसे पार्टनर्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। ये काम है लिक्विडेटर का, लिक्विडेशन करना, एसेट्स को सेल करके लायबिलिटीज को पे ऑफ करना। ही द लिक्विडेटर विल देन सबमिट अ रिपोर्ट इन फॉर्म 9। तो फॉर्म 9 के फॉर्मेट में एक रिपोर्ट लिक्विडेटर बनाएगा और उसे सबमिट कर देगा टू द रजिस्ट्रार एंड ट्रिब्यूनल। वो कौन सा रजिस्ट्रार है यहाँ पे, जहाँ पे ये एलएलपी रजिस्टर्ड है, उस रजिस्ट्रार को भी ये रिपोर्ट देगा और उस ट्रिब्यूनल को भी रिपोर्ट देगा, stating how the property has been disposed of including the final accounts with detailed explanation। किस तरीके से प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करी है, कितना पैसा आया था, कितने क्रेडिटर्स थे, किस तरीके से पे किया, डेट कितना था, कैसे पार्टनर्स में कितना पैसा डिवाइड किया, तो सारी रिपोर्ट को फॉर्म 9 में बनाकर सबमिट कर देगा, किस किस को, रजिस्ट्रार को और ट्रिब्यूनल को, स्टेटिंग हाउ द प्रॉपर्टी हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ इंक्लूडिंग द फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट जो होते हैं ना लास्ट के, बिल्कुल कितनी एसेट्स थी, कितना बेच के कितना कैश आ गया, या आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में आप बनाते हो लास्ट में बैलेंस शीट, ठीक है, डिसोल्यूशन के टाइम पे, तो ये वो फाइनल अकाउंट्स हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, हर चीज की एक्सप्लेनेशन देखिए, रिपोर्ट बनाई फॉर्म 9 में और रजिस्ट्रार और ट्रिब्यूनल को सबमिट कर दी। ट्रिब्यूनल विल गिव फर्दर डायरेक्शंस अलोंग विद द टाइम विद इन व्हिच एंटायर प्रोसीडिंग्स शैल बी कंप्लीटेड। ट्रिब्यूनल इस रिपोर्ट के बाद लिक्विडेटर को डायरेक्शंस देगा कि ये जो पूरे प्रोसीडिंग्स हैं, मतलब लिक्विडेटर ना जो जो ये रिपोर्ट बनाएगा, ये इस टाइम बीच जब ये अभी एसेट्स और ये सब सेटल होने से पहले रिपोर्ट बना देगा कि इतने में एसेट्स, इतनी यहाँ पे मुझे लगता है इतनी एसेट्स हैं, इतने क्रेडिटर्स हैं, इतने में सामान बिकेगा, इतने में ये सारी चीजें सेटल होंगी। तो ट्रिब्यूनल जो है अब लिक्विडेटर को उस रिपोर्ट के बेसिस पे डायरेक्शंस देगा कि कितने टाइम में सारा का सारा लिक्विडेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, और उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाता है तो फाइनल डिसोल्यूशन ऑर्डर इज पास्ड बाय द ट्रिब्यूनल। तो और उसके बाद फिर ट्रिब्यूनल डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास कर देता है और उसी डेट से जो है एलएलपी एग्जिस्टेंस उसकी खत्म हो जाती है ऑन पेपर्स, ठीक है।
अब देखो ये पेटिशन हमने कहा कि ट्रिब्यूनल जो है पेटिशन पे एक्ट करता है। पेटिशन कौन-कौन प्रेज़ेंट कर सकता है एलएलपी को वाइंड अप करने के लिए? या तो एलएलपी के पार्टनर्स या एलएलपी खुद, क्योंकि एलएलपी की अपनी एक एग्जिस्टेंस है, ठीक है? उसके क्रेडिटर्स या कोई क्रेडिटर्स का ग्रुप। और रजिस्ट्रार को लगता है कि भैया जो डॉक्यूमेंट्स एलएलपी को सही से देने चाहिए थे वो सही से टाइमली सबमिट नहीं कर रहा है, तो रजिस्ट्रार ही पिटीशन डाल देगा ट्रिब्यूनल में। एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इट्स बिहाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी पर्सन को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है या चेक करने के लिए भेजा है, इंटेरोगेशन या किसी भी रीजन से भेजा है और उससे लगता है कि कुछ फ्रॉड हो रहा है, तो वो भी फाइंडिंग अप की पिटीशन डाल सकता है ट्रिब्यूनल के पास। या तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, उनके पास कंप्लेंट आती है कि भैया एलएलपी ठीक से काम नहीं कर रहा है, इनको कुछ ये सिक्योरिटी के लिए, इंडिया के पब्लिक ऑर्डर के लिए थ्रेट है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट भी पिटीशन दे सकती है ट्रिब्यूनल में, ठीक है? तो जिसके बेसिस पे फिर ट्रिब्यूनल एक्ट करता है कि इसे वाइंड अप करना है कि नहीं करना है। अब देखो दूसरा तरीका था which is given in the insolvency and bankruptcy code 2016. Thank God camera is working now. IBC कोड 2016 में अब ये देखो ये कब काम करते हैं, जो उसका हमने सेकंड पढ़ा था, जब आप डिफॉल्ट करते हो पेमेंट में। अब ये डिफॉल्ट इन पेमेंट, अगर आप 10 रुपए की पेमेंट में डिफॉल्ट करते हो तो भी आपका क्या फर्म बंद हो जाएगी? नहीं। ये कब है? डिफॉल्ट इन पेइंग डेट ऑफ मोर देन और इक्वल टू 1 करोड़। जब आपका जो उधार 1 करोड़ या उससे ज्यादा है उसको आप नहीं चुकाते हो तो आपके ऊपर ये वाइंडिंग अप का प्रोसेस चालू हो जाएगा, ठीक है? सो डिफॉल्ट इन पेइंग डेट ऑफ ₹1 करोड़ और मोर, इतने तक का अगर आपने डिफॉल्ट किया, इससे ज्यादा का किया है, तो आईबीसी का जो प्रोविजंस है आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, नहीं तो वो जो फर्स्ट केस है ना ट्रिब्यूनल वाला, वहां पे चलेगा। उसके उस एलएलपी के मेथड से, एलएलपी एक्ट में जो ट्रिब्यूनल वाला मेथड है उसको फॉलो किया जाएगा, ठीक है? हु कैन इनिशिएट आईआरपी प्रोसेस, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस? कौन-कौन इनिशिएट कर सकता है? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स टू whom फाइनेंशियल, देखो क्रेडिटर्स दो तरीके के होते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कौन से होते हैं? जो आपका जो बिजनेस है, ऑपरेशन है, उसमें लेट से आपने किसी से कोई आपका जिस गुड्स में आप डील करते हो ना, वो सामान किसी से वो उठाया, क्रेडिट पे उठाया, अब उसको आपको फ्यूचर में पेमेंट करनी है, तो ये हो गया आपका ऑपरेशनल क्रेडिटर, समझ गए? जिस गुड्स में आप डील करते हो, जिसको सेल परचेज करते हो, उसके लिए आपने किसी से उधार लिया है, तो वो हो गया ऑपरेशनल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या हो गया? अपने बिजनेस को चलाने के लिए किसी से आपने पैसे उधार लिए, उसको मतलब काइंड ऑफ लोन लिया है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर, समझ गए? अगर आपने किसी से गुड्स लिए हैं क्रेडिट पे, वो हो गया ऑपरेशनल क्रेडिटर। अगर आपने किसी से पैसे लिया उधार फ्यूचर में चुकाने के लिए, तो वो हो गया फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है? नाउ कॉर्पोरेट एप्लीकेंट तीसरी पार्टी है जो जो ये पिटीशन डाल सकती है आईआरपी के लिए, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के लिए। अब देखो इंसॉल्वेंसी, यहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं इंसॉल्वेंट, हमने बहुत बार पढ़ा। इंसॉल्वेंट का मतलब कौन है? हु इज अनेबल टू पे हिज डेट। तो यहाँ पे डेट की बात हो रही है ना, जो एलएलपी 1 करोड़ से ज्यादा का डेट नहीं चुका पा रही, तो यहाँ पे वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन है। जो इंसॉल्वेंट हो गई ना फर्म एलएलपी, उसको रिजॉल्व करने का प्रोसेस, तो यहाँ पे इसलिए आईआरपी टर्म यूज हुई है, ठीक है? समझ गए? हाँ, तो थर्ड पार्टी है जो ये आईआरपी का प्रोसेस स्टार्ट कर सकती है, वो है कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। मतलब आपका सपोज आपका कोई पार्टनर कोई कॉर्पोरेट फर्म है या कॉर्पोरेट कोई कंपनी है, मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिटी के बारे में पढ़ चुके हो, एलएलपी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी है, तो उस आइडेंटिटी अगर कोई पिटीशन डालती है तो कोई कॉर्पोरेट डेटर हो सकता है या फिर कोई ऐसा कॉर्पोरेट डेटर जो ये आईआरपी का प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है, उसे ऑथराइजेशन है, या फिर कोई एक ऐसा इंडिविजुअल जो आपके ऑपरेशन या रिसोर्सेज को मैनेज करता है, या फिर जो आपके फाइनेंशियल अफेयर्स को मैनेज करता है कॉर्पोरेट डेटर के। तो ये सब पार्टीज आईआरपी का प्रोसेस आपके अगेंस्ट में स्टार्ट करने के लिए एनसीएलटी में वो दे सकते हैं, पिटीशन डाल सकते हैं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो यहाँ पे एडजुडिकेटिंग का मतलब है जो कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, एडजुडिकेट करेगा। अगर आपके खिलाफ किसी ने कोई कंप्लेंट डाली है तो आपके पेरेंट्स एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है वहां पे, ठीक है? तो वैसे ही आपके खिलाफ कोई भी पिटीशन जाती है एलएलपी के खिलाफ या कोई कंप्लेंट जाती है, तो उससे सॉल्यूशन, उसे हियरिंग और ये सब कौन करेगा? एनसीएलटी, ठीक है? नाउ द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी अंडर आईबीसी, क्या प्रोसेस है? सबसे पहले आईआरपी की इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की एप्लीकेशन जाती है एनसीएलटी के पास। कौन कौन भेज सकते हैं हम पढ़ चुके हैं। एनसीएलटी मे एक्सेप्टेड और मे रिजेक्टेड विद इन 14 डेज, तो ये बड़ा टाइम बाउंड मैनर में चीजें होंगी। आईबीसी में सबसे अच्छी बात ये, आईबीसी का जो कोड है ना, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, उसमें सबसे अच्छी चीज है कि हर चीज का टाइम फ्रेम दे रखा है, उसी टाइम में ही आपको रिस्पॉन्ड करना है ताकि ये चीजें हैं टाइमली खत्म हो जाए,
ठीक है। सो एनसीएलटी में रिजेक्ट और एक्सेप्टेड विद इन, तो एनसीएलटी का सिर्फ 14 दिन है उस एप्लीकेशन के आने के बाद, या तो उसे एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। रिजेक्ट करे तो कहानी खत्म, एक्सेप्ट करे तो क्या होगा, आईआरपी शैल बी अपॉइंटेड। तो एनसीएलटी क्या करेगा, एक आईआरपी इंटरिम होगा, एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करेगा। अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है एनसीएलटी तो वही 14 दिनों के अंदर इसे इसको अपॉइंट करना है। आईआरपी विल फॉर्म अ सीओसी। तो ये जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, ये जो प्रोफेशनल पर्सन है आईआरपी, ये इसका काम क्या होगा, सीओसी बनाना। सीओसी क्या है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर, जिनको जो क्रेडिटर्स हैं उस एलएलपी के, उनकी एक कमिटी बना दी, ठीक है, उनको मेन पैसा चाहिए। अब वो लोग डिसाइड करते हैं सारी चीजें किस तरीके से इस फॉर्म को बाइंड अप करना है।